हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट थर्ड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम लोग आज जो बात करेंगे वो हम और एडवांस ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस बताई थी, पर इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग और थोड़ी सी जो एडवांस ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ वो मैं उठा रहा हूँ डेप्रीसिएशन की। मान लीजिए कि अगर आप कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। अब एसेट कोई भी हो, चाहे मशीनरी पे चार्ज कराओ, चाहे फर्नीचर पे चार्ज कराओ, चाहे बिल्डिंग पे चार्ज कराओ। कई दोस्त कहते हैं कि सर ये डेप्रिसिएशन है क्या चीज। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी वैल्यू में गिरावट आना। जब कभी आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो अकाउंट्स में हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आने वाले समय के अंदर हम डेप्रिसिएशन को और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर इसका पूरा का पूरा अलग चैप्टर है, इसलिए। हालांकि मैंने डेप्रिसिएशन की एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो जिन बच्चों को डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं समझ में आता वो उस वीडियो से जाके उसको कनेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, सो डेप्रिसिएशन हमारा बेसिकली एक लॉस है। एक लॉस है क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू कम होना है, इसलिए हमारा एक लॉस है। और हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि कैपिटल में से लॉस को माइनस करते हैं, और क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट में से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी इंपैक्ट अपना ये बनेगा कि मैं अपने एसेट्स भी कम कर दूंगा, साथ में मैं अपनी कैपिटल भी कम कर दूंगा। कौन से एसेट कम करूंगा? जिस एसेट की बात हो रही है उस एसेट को हम लोग कम करते हुए चलेंगे। हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर कभी एप्रिसिएशन आ जाए, एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, हालांकि कभी आने नहीं वाला ये, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी आ जाए हाइपोथेटिकली, तो एप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू बढ़ जाना, और ये हमारा एक तरह का प्रॉफिट है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैपिटल हम इसके अंदर इन्फ्लेट कर देंगे और जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको भी यहां पे बढ़ा देंगे। सो एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस। ओके, तीसरी चीज, अब हम जो ट्रांजैक्शन लेने जा रहे हैं वो हम लेंगे बिल रिसीवेबल की। तो सपोज करिए मैंने सोल्ड करे गुड्स टू गुप्ता ऑन क्रेडिट। मैंने गुप्ता को गुड्स बेचे क्रेडिट पे। तो जब आप गुप्ता गुड्स बेच रहे हो, गुड्स आपके चले गए, और क्योंकि एक पर्सन का नाम लिखा है तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस करा हुआ है कि जब भी किसी पर्सन का नाम लिखा होता है तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपने ऐसे गुड्स बेचे, पैसा अभी तक आया नहीं है, आना बाकी है। जब जब पैसा आना बाकी होता है तो हम उसे डेटर्स में जाके प्लस करते हैं। सो ये दोनों के दोनों जो ट्रांजैक्शन है आपकी एसेट साइड में होंगी, और एसेट में गुड्स आपके कम हो जाएंगे, डेटर्स आपके बढ़ जाएंगे। इसी से रिलेट करते हुए मैंने आपसे आगे कहा रिसीव अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम गुप्ता। अब मैंने गुप्ता से बिल रिसीवेबल रिसीव करा। जब मैंने गुप्ता को माल उधार पे बेचा था तो मैंने गुड्स कम कर दिए और डेटर बढ़ा दिए। अब मुझे फ्यूचर में गुप्ता से पैसे मिलने चाहिए थे, पर गुप्ता ने मुझे पैसे नहीं दिए, गुप्ता ने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है? गुप्ता ने एक कागज पे लिख के दे दिया कि भाई मैं आपको आने वाले टाइम में पैसा दे दूंगा। मतलब उसने एक तरह से अपने साइन करके, दस्तखत करके गारंटी दे दी कि हम फ्यूचर में आपको पैसा दे देंगे। तो ये बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट ही होता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, जो दोस्ती टू अकाउंट्स वाली वीडियो थी, मैंने उसके अंदर इसके बारे में आपको बताया था। तो यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि बीआर आ रहा है तो बीआर बढ़ जाएगा, और क्योंकि डेटर से आ रहा है तो डेटर आप कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है। जब गुड्स बेचे तो गुड्स बेचने पे गुड्स तो चले गए, लेकिन साथ में डेटर बढ़ गए। अब जब आपके पास उनसे बिल रिसीवेबल आपको मिला, जब बिल रिसीवेबल आपको मिला तो बिल रिसीवेबल बढ़ गया और साथ में डेटर्स आपके कम हो गए। क्लियर? इसी से रिलेट करते हुए हम लोग अपनी एक ट्रांजैक्शन और पढ़ेंगे। मान लीजिए कि अब मैं आप पे लिख देता रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता फॉर बिल रिसीवेबल। अब उसने जिस कागज पे लिख के दिया था उस कागज की मैच्योरिटी डेट आ गई और हमें उसके लिए पैसा मिल गया। जब पैसा मिल गया तो पैसा प्लस कर देंगे, और जो बिल रिसीवेबल था अब वो खत्म हो जाएगा। यानी कनेक्शन ये बना कि पहले गुड्स गए और डेटर्स जो है वो बढ़े, फिर डेटर्स कम हो गए और बीआर जो है वो बढ़ा, क्योंकि डेटर ने हमें बीआर दे दिया था, और लास्ट में बीआर कम हो गया और जो कैश है वो प्लस हो गया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है वो देखो। गुड्स जा रहे हैं, डेटर प्लस माइनस हो गया, खत्म हो गया, बीआर प्लस माइनस हो गया, खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली गुड्स गए और पैसा आ गया। पर ये ट्रांजैक्शन एक समय पे नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन 3 अलग अलग समय पे हुई। पहले गुड्स बिके तो बिकने की एंट्री हो गई,
फिर बीआर मिला, बीआर मिलने की एंट्री ये हो गई, एंड देन कैश मिला, कैश मिलने की एंट्री ये हो गई। तो आपको दोस्तों लॉजिक बनाने आने चाहिए, आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए। जब तक कनेक्शन बनाने नहीं आएगा, लॉजिक बनाने नहीं आएंगे, तब तक काम हमारे पास बनते हुए नहीं चलेगा। ठीक है, सपोज करिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, कनेक्शन वही है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है और परचेज हो रहे हैं गुड्स, तो गुड्स हमारे पास आएंगे और जो लायबिलिटी अपने पास है वो बढ़ जाएगी, गुड्स आएंगे एंड लायबिलिटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। अब सिमिलरली मैंने यहां पे कहा गिवन अ बिल्स पेबल टू राकेश। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि मैंने जो अपना बिल रिसीवेबल है वो रिसीव किया था गुप्ता से। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मैंने राकेश से गुड्स परचेज करे उधार पे, तो मैंने राकेश को पैसा नहीं दिया, मैंने राकेश को एक कागज पे लिख के दे दिया कि जनाब आने वाले समय के अंदर मैं आपको पैसा पे करूंगा। इसका मतलब कि ये जो हम यहां बिल्स पेबल की बात कर रहे हैं, ये जस्ट बिल रिसीवेबल का उल्टा है। जैसे बिल्स पेबल एसेट होता है, ऐसे ही बिल्स जो ऐसे बिल रिसीवेबल एसेट होता है, ऐसे ही बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है। तो करना क्या होगा, हमारी जो लायबिलिटी है उसमें क्रेडिटर्स, ये आपके क्रेडिटर्स के अंदर हमने काम किया था, उसमें जो आपके क्रेडिटर्स हैं अब वो कम हो जाएंगे और जो बिल्स पेबल है वो आपका बढ़ जाएगा। रीजन सोचिए, जब आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स आ गए और क्रेडिटर्स बढ़ गए। रीजन, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमने उधार लिया, तो उधार बढ़ गया, गुड्स बढ़ गए क्योंकि गुड्स आ गए। अब हमने अपने उधारियों को क्या दे दिया, हमने अपने उधारियों को एक बिल्स पेबल दे दिया, एक कागज पे लिख के दे दिया, तो जो उधार है वो अपने पास कम हो गया, लेकिन जो बिल्स पेबल है वो बढ़ गया। कई लोग कहते हैं सर इससे तो फिर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, इस ट्रांजैक्शन से सिर्फ लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई है। कन्वर्ट किसमें हो गई, वो क्रेडिटर से बिल्स पेबल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। जैसे पिछले वाले केसेस के अंदर क्या हो रहा था, जब हमने बात की थी बिल रिसीवेबल की, तो वहां पे हमने क्या किया था, गुप्ता से हमें बिल रिसीवेबल मिला था, तो बीआर हमने प्लस किया था, डेटर कम कर दिए थे। यानी फंडा ये बना था कि हमारे डेटर कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, बिल रिसीवेबल है, एसेट सी, बस कन्वर्जन हुआ। सिमिलरली यहां अगली वाली ट्रांजेक्शन में भी हमने यही कहा कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, बिल्स पे। ठीक है, तो ये कुछ हमारी एडवांस ट्रांजेक्शंस हैं जो कि आपके पास आती है। इनसे रिगार्डिंग कुछ और भी ट्रांजेक्शंस हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जैसे कि ये कभी कभार आपसे कहा जाता है विड्रॉ ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। कभी कभार हम अपनी दुकान का सामान अपने लिए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जब भी आप कोई दुकान की चीज अपने घर के लिए निकाल के ले जाते हो तो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, और साथ में जो चीज आप निकाल रहे हो वो भी कम हो गई, क्योंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंट्री पास करनी है। अब मान लीजिए बिजनेस में 10 लाख का माल पड़ा है, आपने उस 10 लाख के माल में से 1 लाख का माल निकाल लिया, तो माल कम हो गया, और साथ ही साथ में आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। बिकॉज जब भी आप कोई चीज अपने बिजनेस से निकालते हो फॉर हाउस होल्ड पर्पज, फॉर डोमेस्टिक पर्पज, तो उस चीज को हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपने बिजनेस से निकाली अपने घरेलू पर्पज के लिए, अपने घरेलू काम के लिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि पूरे अकाउंट्स के अंदर ड्रॉइंग्स जब भी आपके सामने आता है तो ड्रॉइंग से हमेशा कैपिटल आपकी कम होती है, बिकॉज बिजनेस में लगाया गया हुआ पैसा या कोई भी सामान कम हो जाएगा अगर मैं बिजनेस से निकाल लूं, तो देयरफॉर कैपिटल हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्योंकि बिजनेस से सामान चला गया तो गुड्स भी हमारे कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आपने दोस्तों यहां पे समझना है, करंट अकाउंट का एंड सेविंग्स अकाउंट का। आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं अपने इको एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ेंगे, तो वहीं से हम इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों करंट अकाउंट का मतलब होता है बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसका बैंक अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का मतलब होता है बैंक अकाउंट ऑफ होम, घर का बैंक अकाउंट, हाउस होल्ड्स का बैंक अकाउंट जो हम यहां पे बोल सकते हैं, हाउस होल्ड्स बैंक अकाउंट। तो करना क्या होगा, अब मैंने इसमें एक पहली ट्रांजेक्शन लिखी, मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। ध्यान देना दोस्तों, मैंने सिंपल सी बात लिख दी कि मैंने सेविंग अकाउंट से पैसा करंट अकाउंट में डाला। इसका मतलब मेरा पैसा यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा घर से दुकान में जा रहा है। दुकान बोले बिजनेस बोले बात एक ही है। जब मेरा पैसा घर से दुकान में जा रहा है तो सीधी सी बात है, ये तो वही हो गया
कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, और जब भी मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन समझाई थी कि कैपिटल प्लस हो जाती है और कैश भी प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम कैश की जगह पे लिखेंगे बैंक। रीजन, क्योंकि यहां पे बैंक अकाउंट के बारे में चर्चा चल रही है। तो जब घर से पैसा आपने बिजनेस में डाला तो वो ट्रांजेक्शन वही आपकी सेम ट्रांजेक्शन है, जैसे बैंक आपका प्लस होता है उसी तरह से आपकी कैपिटल भी जुड़ जाएगी। जैसे आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ी थी कि इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस या फिर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ये सेम वही चीज हो गई। पर अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, यानी मैं कहूं कि मेरा पैसा बिजनेस से घर में चला गया, दैट इज मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई आपका जो पैसा है वो करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में गया। अगर करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जा रहा है दैट मींस दुकान से घर में जा रहा है। अब मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि जब भी मैं अपने बिजनेस से कोई चीज घर में ले जाता हूं अपने घरेलू चीजों के लिए, तो वो मेरी क्या बन जाती है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल तो कम हो जाएगी, साथ ही साथ में जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो दुकान का बैंक बैलेंस है वो क्या हो गया है, घर पे चला गया। तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा एंड कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा कंसेप्ट चलता है करंट अकाउंट का एंड सेविंग्स अकाउंट का। कई दोस्त मेरे कहते हैं कि सर जब अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन आती है चेक रिगार्डिंग या कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन आती है, अगर हमें नहीं पता तो हम कौन सा अकाउंट मांग के चले। दोस्तों सीधी सी बात याद रखना, मैंने पहले भी आपसे कहा था फिर आपसे कह रहा हूं, हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनाते हैं। मैं रिलायंस के अकाउंट बनाता हूं, मैं मुकेश अंबानी के अकाउंट्स नहीं बनाता। कहने का मतलब है आपने बिजनेस को देख के चलना है। तो कभी भी अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि ये बैंक अकाउंट कौन से बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, तो वो हमेशा करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा होगा। रीजन तो ये करंट अकाउंट बिजनेस का बैंक अकाउंट है और हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को ही लेके चलना होता है, तो हमें इस तरह से इसकी कोशिश करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार ट्रांजेक्शन्स आती हैं डुअल वे में। डुअल वे का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर दो बातें कहेगा। जैसे मैंने कहा पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 आउट ऑफ विच 2,000 इन एडवांस। कह रहा है कि भाई आपने 10,000 के खर्चे पे करे जिसमें से 2,000 के खर्चे आपके क्या हैं, एडवांस। तो लॉजिक समझेंगे दोस्तों, टोटल पे कर रहे हैं 10 जिसमें से 2 आपने क्या पे करा, एडवांस। मैंने आपको एडवांस बताया था, एडवांस होता है प्रीपेड एक्सपेंस। जो अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 2 था उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने ये बात समझी थी कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट्स होते हैं। तो करना क्या होगा वो समझते हैं, एसेट साइड के अंदर, कैपिटल साइड के अंदर। ओके, तो समझेंगे एसेट साइड के अंदर एक कैश आएगा, एक प्रीपेड एक्सपेंस आएगा। ध्यान देना दोस्तों, होगा क्या, हमने जो एक्सपेंस पे करे 2,000 के एडवांस में पे करे, तो पहले मैं प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट लगाऊंगा। जब मैं प्रीपेड एक्सपेंस पे करता हूं तो मेरा कैश चले जाता है और जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इस एंट्री में मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को तो सॉल्व कर दिया, कैश चला गया और प्रीपेड एक्सपेंस अपने बढ़ गए। अब सोचो टोटल मैं पे कितने कर रहा हूं, 10,000। 10 में से अगर मैंने 2 का ट्रीटमेंट कर लिया तो बचे कितने, 8। उस 8,000 के एक्सपेंसेस को मैंने नॉर्मली पे करा, और नॉर्मली कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश कम हो जाता है और कैपिटल भी कम हो जाती है। याद कीजिए दोस्तों, रिवीजन में जाइए, सोचिए। मैंने आपको एक्सपेंसेस के 3 केस बताए थे और वो 3 केस कुछ इस तरह से थे। मैंने समझाया था कि एक होता है सिंपल केस। सिंपल केस का मतलब कि आपने नॉर्मली एक्सपेंस पे करे। ट्रीटमेंट क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था कैश और कैपिटल माइनस। साथ में मैंने आपको बताया था जब आप कोई खर्चा एडवांस में पे करते हो तो एडवांस का क्या चीज मैंने बताया था कि कैश कम हो जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो आपके एसेट्स हैं। तो यहां पे हमने यही करा, भाई खर्चे एडवांस में कितने पे करे, 2,000, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद जो खर्चे हमारे बच गए 8,000, हमने फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट कर दिया। कई फ्रेंड्स कहते हैं कि सर क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल आपने 10,000 पे करा, देखिए मेरे कैश में टोटल 10,000 ही माइनस हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 2,000, वो यहां प्लस हो गया, और नॉर्मल एक्सपेंस कितने, 8,000, वो कैपिटल में माइनस हो गया। देखिए दोस्तों, आप क्योंकि अभी अकाउंट्स में नए नए तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ट्रांजैक्शन को तोड़ के करा करो। डायरेक्ट जाने से क्वेश्चन जल्दी तो सॉल्व हो जाएगा, बट डायरेक्ट जाने में भी आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम आती रहेगी। तो कोशिश करो कि आप तोड़ के ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि जितने ज्यादा सॉलिड आपके बेसिक्स होंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर उतना ही सही काम आपका होते हुए चलेगा।
नॉर्मली होता क्या है, बेसिक्स की तरफ ही हम ध्यान नहीं देते, जिसके चक्कर में जो आने वाली ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो फ्यूचर चैप्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो आपने इनके ऊपर अपनी मेन मेहनत करनी है, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक ट्रांजेक्शन और लेंगे। सपोज करिए कि अब की बार उन्होंने हमें बोल दिया रिसीव्ड कमीशन, मैंने कमीशन रिसीव करी ऑफ ₹15,000 आउट ऑफ विच ₹3,000 इन एडवांस। अब दोस्तों बात इनकम की होती है, इनकम के भी हमने केस पढ़े थे और हमने इनकम के केस में यह पढ़ा था कि जब कभी भी आपको कोई इनकम एडवांस में मिलती है तो आपकी लायबिलिटी होती है। तो लगाते हैं दिमाग, एडवांस में कितना मिला, कैश 3,000 यहां प्लस कर देंगे और 3,000 हम अपनी लायबिलिटी में प्लस करेंगे। रीजन, क्योंकि जो इनकम आपको एडवांस में मिल रही है वो आपकी लायबिलिटी। नाउ सोचो, टोटल इनकम 15 मिल रही थी, जिसमें से मैंने 3 का ट्रीटमेंट कर लिया, तो बची कितनी, 12 भी मिल रही है, वो कैश में प्लस होगा और साथ में वो कैपिटल में प्लस होगा। रीजन, क्योंकि वो नॉर्मल इनकम है। ये मैंने नॉर्मल इनकम का ट्रीटमेंट लगाया, ये मैंने एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट लगाया, यानी मैंने यहां पर भी ट्रांजेक्शन को तोड़कर 2 पार्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करा है। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट्स के अंदर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए जितनी भी डुअल ट्रांजेक्शन आएंगी आप कोशिश करिए कि उनको 2 पार्ट में बैठ के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार हमारे पास ट्रांजेक्शन आ जाती है इस तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा परचेज गुड्स, या गुड्स के अलावा मैंने बोल दिया रेफ्रिजरेटर। मैंने अपनी दुकान का माल खरीदा या दुकान में लगाने के लिए मैंने एक फ्रिज लिया, तो एंट्री क्या होगी, कैश माइनस रेफ्रिजरेटर प्लस, या फिर अगर आपने गुड्स लिए तो गुड्स प्लस। नॉर्मल एंट्री इस तरह से होगी। पर अगर मैंने एंट्री आपको इस तरह से बोल दी, ध्यान देना, मैंने कहा परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पे पहली ट्रांजेक्शन के अंदर आपसे कह रहा था कि आपने रेफ्रिजरेटर परचेज करा, जिसमें कैश चला गया और रेफ्रिजरेटर आपके पास आ गया। अब आपसे कह रहा है कि आपने रेफ्रिजरेटर परचेज तो करा, लेकिन आपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए परचेज करा। इसका मतलब आपने ये जो फ्रिज परचेज करा अपने घर के लिए करा है। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या बिजनेस के अंदर फ्रिज आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अगर बिजनेस के अंदर फ्रिज नहीं आ रहा तो बिजनेस में फ्रिज को रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एंट्रीज तो आप बिजनेस की पास कर रहे हो। तो होगा क्या, इस एंट्री का मतलब है कि आपने अपनी दुकान से कैश निकाला और जो कैश आपने निकाला उस कैश से आपने जो है फ्रिज परचेज करा। दोस्तों मैंने अपनी दुकान से कैश निकाला, ये मेरे लिए मेन आइटम है। अब उस कैश को निकाल के मैं फ्रिज परचेज करूं या मैं उससे लॉटरी परचेज करूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कर किसके लिए रहा हूं, घरेलू पर्पस के लिए, और घरेलू पर्पस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। यानी ये भी एक तरह की ड्रॉइंग्स हो गई। तो करना क्या होगा, बिजनेस से कैश गया, और ड्रॉइंग्स जब भी होती हैं तो उससे हमारी कैपिटल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप ये डाउट लेके बैठे हैं कि सर पिछली वाली एंट्री के अंदर आपने रेफ्रिजरेटर प्लस किया था, तो वो मैंने इसलिए प्लस किया क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर बिजनेस के अंदर आया है, और मैं जब इस वाली एंट्री की बात कर रहा हूं तो रेफ्रिजरेटर कभी बिजनेस में आया ही नहीं। दैट मीन्स कि मेरे बिजनेस से सिर्फ पैसा गया और घरेलू काम के लिए गया था, इसलिए मैंने कैश माइनस कर दिया और कैपिटल भी माइनस कर दी, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक ट्रांजेक्शन में और डिस्कस करूंगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर सन, मैंने अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल परचेज करी। फिर से वही बात है, कैश माइनस होगा, कैपिटल माइनस होगा। अब आप ये तोड़ना कहोगे कि भाई मोटरसाइकिल अपने पास जो है वो कॉलम बना दो, आप एसेट्स में उसको प्लस कर दो, क्योंकि ये आपने घर वाले काम के लिए परचेज करी है, बेटे के लिए परचेज करी है, मतलब ये भी आपकी एक तरह की क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। अब यहां पे कई दोस्त कह रहे हैं सर मान लीजिए अगर यहां पे ये नहीं लिखा होता परचेज मोटरसाइकिल फॉर सन में, फॉर सन नहीं लिखा होता, तब क्या होता? तो दोस्तों ये सिंपल एंट्री है, परचेज मोटरसाइकिल, कैश माइनस होता और एसेट्स में मोटरसाइकिल का कॉलम बनता, वो प्लस करते, मतलब सेम यही वाला ट्रीटमेंट आपका जो है यहां पे फॉलो हो जाता, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर मान लो कि डोमिनोज कंपनी है, आपने देखा होगा कि डोमिनोज के अंदर डिलीवरी के लिए कई सारी मोटरसाइकिल्स वगैरह जो है, बाइक्स वगैरह जो है वो परचेज करते हैं। तो दोस्तों वो अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं,
उनके लिए वो चीज एक एसेट है। पर मैं अगर अपने बेटे के लिए ये चीज परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए एसेट नहीं होगा, ये मेरा घरेलू काम हो गया। क्योंकि मैंने पैसा बिजनेस से निकाला होगा तो मेरी कैपिटल भी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आपने ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि एंट्रीज आपके बिजनेस के पर्पस के लिए आ रही है या आपके घरेलू पर्पस के लिए आ रही है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए आ रही है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर घरेलू पर्पस आ रहा है यानी डोमेस्टिक पर्पस आ रहा है तो ट्रीटमेंट आपका उस केस में अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार एंट्रीज आपकी आती हैं, ये आपसे कहेगा इन्वेस्टेड इन शेयर्स। बहुत सारे मेरे दोस्त पहले से जानते हैं कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स एक तरह का हमारा एसेट ही होता है जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि आप इन्हें बेच के अपना पैसा कमा के चल सकते हो और ये फाइनेंशियल फॉर्म्स में आपके पास होते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी काफी बेसिक पढ़ रहे हो, काफी इनिशियल स्टेज पे हो, तो मैं फिलहाल के लिए आपसे कहूंगा कि ये सिंपल एक आपका एसेट है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश माइनस या फिर बैंक माइनस। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो हम जो पेमेंट करते हैं वो बैंकिंग मोड से करते हैं, तो कैश माइनस कर सकते हैं या बैंक माइनस कर सकते हैं। और साथ में आपके एसेट्स में एक कॉलम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्लस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट भी आपकी एक एसेट होती है बिकॉज इट गिव्स यू मनी। आप इसे बेच के अपना पैसा अरेंज कर सकते हो, देयरफॉर ये भी आपका एसेट होता है। लेकिन कहीं जगह पे आपके ये एग्जांपल आ जाता है, कहता है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है पर्सनल। अब फिर से वही बात दोस्तों, पर्सनल के बारे में चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये घरेलू काम है, और घरेलू काम है तो ये आपके फिर से क्या हो गई, ड्रॉइंग्स। अगर ये आपकी ड्रॉइंग्स हो गई तो करना क्या चाहिए, बिजनेस से पैसा गया और साथ में जो आपकी कैपिटल है वो भी चली गई। क्लियर। नेक्स्ट, कभी कभार आपसे कह दिया जाता है गुड्स लॉस बाय फायर। दुकान में आग लग गई, आग लगने से गुड्स बर्बाद हो गए। तो सिंपल सी बात है, गुड्स बर्बाद हो गए तो गुड्स चले गए, और क्योंकि ये बर्बाद होना अपना लॉस है तो अल्टीमेटली आपकी जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए कि केस ऐसा आ जाए, गुड्स लॉस बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹7,000। ध्यान देना दोस्तों, मेरे गुड्स बर्बाद हुए 10,000 के, तो गुड्स में से तो मैंने माइनस कर दिया 10,000। इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिल रहा है 7, तो मेरे कैश या बैंक में जिससे भी मुझे पैसा मिला उसमें मेरे प्लस हो गए 7,000। अब आप मुझे ये बताओ, आपकी दुकान में आग लगने से 10,000 का लॉस हुआ और आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 दे दिए, तो यानी घाटा आपका सिर्फ कितना सा हुआ है, 3,000। तो कैपिटल से जाके कितना माइनस कर देंगे, 3,000। मतलब 3 इफेक्ट हमारे पास आ गए, जितने के गुड्स बर्बाद हुए वो शो कर दिया, जितना पैसा मिला वो शो कर दिया, एंड अल्टीमेटली जो लॉस हुआ वो कैपिटल से हमने माइनस कर दिया। कई दोस्त यहां पे कहते हैं सर कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा मिल जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपने आज एक फोन खरीदा 10,000 का और आप उसे बेचने जा रहे हो 2 साल बाद और कह रहे हो सर मुझे 15,000 दिला दो, तो मैं नहीं दिला पाऊंगा। इंश्योरेंस क्लेम कभी भी आपकी जो वैल्यू ऑफ आइटम होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो एक हाइपोथेटिकल केस होता है, इसलिए हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। बाकी अगर आप फिर भी करना चाहें तो मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये आपको 17,000 मिलता तो गुड्स 10,000 ही जाते, कैश में 17,000 प्लस होता, और उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाता कितने का, 7,000। पर वो हाइपोथेटिकल है, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको यहां पे अवॉइड करते हुए चलेंगे। सो दोस्तों, ये हमारी जो ट्रांजेक्शन्स थी ये काफी एडवांस ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अब आपने इनको भी करते हुए चलना है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उनके अंदर हमने सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के ऊपर चर्चा करी। कुछ दोस्त मेरे से डाउट्स पूछ रहे थे कि सर हमें क्वेश्चंस को इन्हीं फॉर्म में करना होगा। जी नहीं, आपने क्वेश्चन इन फॉर्म में नहीं करने, ये मैंने आपको सिर्फ इफेक्ट्स बताए। आप क्वेश्चन को उसी फॉर्म में करेंगे जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 लेक्चर के अंदर आपको बताया था। कैसे आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट के अंदर अपनी जो कहानी है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसी बेस पे आपने काम करना है। अगर आप उसके अलावा नॉर्मल इस तरह से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट बना के आप उसमें क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।